हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हानी वॉइस पर। मेरा नाम पारस है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं होता। अपनी ज़िंदगी मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारता हूँ। आज भी मामूली सा ही दिन था। मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा चाय की चुस्कियाँ ले रहा था जब अचानक मेरी पत्नी के मोबाइल रिंग हुआ। शाम के 5 बज रहे थे। उस वक्त हम दोनों मियाँ बीवी जल्दी फ्री हो जाते थे और फिर साथ बैठकर चाय के मज़े लेते थे। मेरी पत्नी ने फ़ौरन ही कॉल रिसीव की। ये उसकी बहन के घर से आई थी और अगले ही लम्हे वे चीख कर अपनी जगह से खड़ी हो गई। हाथों से चाय का कप छूटकर गिर पड़ा। मैं भी घबरा कर अपनी जगह से खड़ा हो गया कि अचानक उसे क्या हो गया है, और उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे और वे दिलासा देने वाले अंदाज में बोली, आप फिक्र ना करें, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, मैं भी आती हूँ। ये कहते ही उसने मोबाइल बंद कर दिया। मैंने फ़ौरन उसे अपनी बाहों में भरकर पूछा, क्या हो गया, सब ठीक है ना रागिनी? मेरा दिल बैठा जा रहा था। उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। वे रोते रोते मेरे सीने से लग गई और फिर जो बात उसने मुझे बताई वे सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। वे रोते हुए कहने लगी, पारस, जीजू का देहांत हो गया है, वे मर चुके हैं। मेरी बहन विधवा हो गई है। मैं क्या करूं पारस, सब खत्म हो गया है। मेरी मम्मी बहुत ही रो रही है। कोई किसी को नहीं संभाल पा रहा। ये कैसे हम पर मुसीबत आया है। उसकी हिचकियाँ बंद गई थी, जबकि मैं खुद परेशान हो गया था कि जीजू को क्या हुआ। वे तो बिल्कुल ठीक थे। मैं उसे दिलासा देते हुए अपने सीने से लगा गया और कहा, बस हौसला करो और ये सब भी ऊपर वाले की आजमाइश है। हमें जल्द से जल्द तुम्हारी बहन के घर जाना चाहिए। अभी उसे हमारी ज़रूरत है। मेरी साली मुझसे बड़ी थी, इसलिए मैं उनकी बहुत ही इज्जत करता था। मेरी बीवी भी फ़ौरन मेरी हाँ में हाँ मिलाने लगी और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। पर्स वगैरह लेकर वे बाहर आई और मैं उसे फ़ौरन उसकी बहन के घर पर लेकर चल पड़ा। मेरा खुद दिल दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये कैसी प्रस्तुति आई थी। अचानक से उनका देहांत हो जाना ये कोई अच्छी खबर नहीं थी। मैंने गाड़ी बहुत तेज़ तरीके से ड्राइव की थी और 15 मिनट का रास्ता मैंने 5 मिनट में ही पूरा कर लिया था। हम दोनों पति पत्नी दौड़ते हुए मेरी साली के घर के अंदर दाखिल हुए थे। सामने का मंजर देखकर मैंने ज़ब्त से आंखें मीच ली थी। मेरी साली दीवानों की तरह अपने पति की अर्थी के सामने बैठी अपना सीना पीट पीट कर रो रही थी। मेरी पत्नी का हाल भी बेहाल हो चुका था। मेरी सास, मेरा साला सब आ गए थे। सब लोग ही उसके दुख में शामिल थे। सबकी आंखें नम थी। उसके पति के घर वाले भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डूबे हुए थे। बेशक जिस घर का एक आदमी जाता है उस घर के लोगों को ही उस दुख का सही अंदाज़ा होता है। ऐसा ही उन लोगों के साथ हो रहा था। मैं फ़ौरन ही कामों में मगन हो गया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब सब कुछ मुझे ही संभालना होगा, क्योंकि मैं ही अब इस घर का अकेला दामाद बचा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और रात तक उन्हें शमशान घाट पहुंचा दिया गया था। उनकी आखिरी मंजिल तय कर दी गई थी। मैं बहुत ज़्यादा अफसोस में हो गया था। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि एक हंसता खेलता शख्स इस दुनिया से इस तरह कैसे चला गया। सब लोग बहुत ही अफसोस कर रहे थे और बहुत ही अफसोस की बात ये थी कि मेरी साली का पति बहुत ही अच्छा इंसान था और उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, बल्कि मेरी शादी में भी उसका ही हाथ था। यही वजह थी कि मुझे बेहद अफसोस हो रहा था। मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी अपनी बहन को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर रही थी। मैं भी उनके पास ही जाकर खड़ा हो गया था। ये वक्त वाकई सहारे का होता है और इस वक्त उन्हें एक सहारे के एक बहन की ही ज़रूरत थी, जो मेरी पत्नी ही पूरी कर सकती थी। लेकिन मेरी साली मना करने लगी। मैं अपने पति के घर से कहीं नहीं जाऊंगी। उनकी खुशबू यहाँ बसी हुई है। मैं उनकी खुशबू के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। मगर मेरी पत्नी ने उसकी एक नहीं सुनी थी। उसने साफ कह दिया था कि कभी भी हम तुम्हें यहाँ अब नहीं छोड़कर जाएंगे। हमें मालूम है ये तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें ज़िंदा नहीं रहने देंगे। अब जो हो चुका है सो हो गया है। तुम्हें आगे बढ़ना है, हिम्मत करो, मेरे साथ चलो, कुछ दिन मेरे घर रह लो, उसके बाद मम्मी के पास चली जाना। मेरी बीवी बहुत समझदारी की बात कर रही थी। अगर मेरी जगह कोई और मर्द होता तो हो सकता था कि अपनी पत्नी को पर गुस्सा कर जाता कि क्या ज़रूरत है बेवजह लोगों को अपने घर आने की दावत देने की।
मगर मैं ऐसा इंसान नहीं था। मुझे दूसरों के दुख का बखूबी अंदाज़ा था और ये औरत तो हमेशा ही हमारे लिए खड़ी रही थी। इसलिए मैंने भी उनके सिर पर हाथ रखा और बहुत ही मोहब्बत से बोला, जी दीदी, अब हमारे साथ चले, कुछ वक्त तक रागिनी के साथ रहे, आपकी तबीयत बाहर हो जाएगी और फिर जब आपका दिल करेगा मैं खुद आपको मम्मी के घर छोड़कर जाऊंगा। हम सबके बहुत ही कहने के बाद उन्होंने हमारी बात सुन ली और हामी भरी और फिर अपना सामान रोते रोते बांधने लगी। मैं अपनी पत्नी के भाई के साथ बाहर आ गया था। वे भी काफ़ी दुख में डूबा नज़र आ रहा था। आखिर को उसकी बहन विधवा हुई थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। हम सब ही बहुत ही दुखी में डूबे हुए थे। सबको उनकी तकलीफ़ का पूरा अंदाज़ा था, इसलिए हर कोई उनके दुख में शामिल होने के लिए आगे से आगे खड़ा था। कुछ देर बाद ही मेरी पत्नी अपनी बहन को थाम कर बाहर ले आई थी। इस वक्त वे सफ़ेद जोड़े में थी। यकीनन ये जोड़ा उनकी सास ने पहनने के लिए दिया था। मैंने भी फ़ौरन अपनी साली को सहारा दिया और अपनी गाड़ी में बिठाया। बाकी घर वालों से मुलाकात करके मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैं जानता था कि ये वक्त बहुत ही मुश्किल है और अगर इस वक्त कोई साथ दे तो वे इंसान उसका एहसान हमेशा याद रखता है। मैंने अपनी साली की तरफ देखा। वे बहुत ही मुरझाई हुई लग रही थी और आखिर को उसका शौहर मर गया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। कुछ देर बाद हम घर पहुंच गए। मेरी पत्नी मुझे देखते हुए बोली, आप आज गेस्ट रूम में सो जाए, मैं दीदी के साथ बेडरूम में सो जाती हूँ। मैंने भी कोई हिचक जाहिर नहीं की। वाकई अभी इन दोनों बहनों को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत थी और मैं उनके बीच दखल देकर उनके दुख को और नहीं बढ़ाना चाहता था। इसलिए मैं खामोशी से अपना कमरा छोड़कर गेस्ट रूम में आ गया। थोड़ी देर मोबाइल इस्तेमाल किया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई। आधी रात को अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पाँव के पास है। मैंने पहले तो इस बात को नज़रअंदाज किया। मुझे लगा कि मुझे नींद में वहम हो रहा है, मगर जैसे ही दोबारा मुझे अपने पाँव पर कुछ सरसराता महसूस हुआ, मैं एक झटके से उठ बैठा। मगर कमरे के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी पत्नी भी कमरे में नहीं थी। यकीनन वे मेरी साली के साथ थी। तो फिर मेरे पाँव पर क्या हो रहा था? मैं एकदम से हैरान हो गया था। काफ़ी देर तक मैंने अपने कमरे का मुआयना किया कि कहीं कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं आ गया, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे इस बात का एहसास दिलाता कि कमरे में कुछ और भी है। मैंने अपना सर झटक दिया और खामोशी से बैठ गया। एक बार फिर मेरे दिमाग में अपने साले की मौत का कल का लम्हा ताज़ा होने लगा। मैंने तो अपना ध्यान हटाने के लिए पानी पीने की गरज से किचन में चला गया। एक नज़र मैंने अपने बेडरूम पर डाली जो बंद था। यकीनन वो दोनों बहनें भी अब भी सो चुकी होगी। यही सोचकर मैंने खामोशी से पानी पिया और अपने कमरे में आकर वापस लेट गया। अगली सुबह मेरी आँख किसी के झिझोड़ने पर खुली थी। मैंने नींद की आंखों से सामने देखा तो कोई और नहीं बल्कि मेरी साली खड़ी थी। मैं घबरा कर अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही है? उनके चेहरे पर कल की तरह कोई भी दुख नज़र नहीं आ रहा था। वो मुझे देखते हुए अचानक बोली, उठ जाइए, आप कब तक सोएगी? ऑफिस का टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैंने हैरत से इस औरत को देखा था। कल तक तो ये मरने की दहलीज पर आ चुकी थी और अब काफ़ी फ्रेश लग रही थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में 10 बज रहे थे। सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। मैं फ़ौरन उठ गया और उन्हें देखते हुए बोला, अरे आपने क्यों परेशानी उठाई? रागिनी को बोल देती, वो मुझे उठा देती। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो फ़ौरन सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ मेरी तबीयत अब ठीक है, मैं संभल गई हूँ। मैंने अपने दिल को समझा लिया है कि ये ऊपर वाले के फ़ैसले होते हैं। दरअसल रागिनी सो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको जगह देती हूँ, वरना आपको देर हो जाएगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, जबकि मुझे हैरत हो रही थी। एक रात में ऐसा क्या हो गया जो ये औरत इतनी आसानी से संभल गई? कल रात तक तो मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल उठानी पड़ेगी इन्हें संभालने के लिए। मुझे अपना बहुत ही ज़्यादा वक्त इन पर देना पड़ेगा, मगर यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही थी। वो औरत तो खुद ही ठीक हो चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि चलो ये अच्छी बात है, इन्होंने जल्द समझदारी का इस्तेमाल किया है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और खामोशी से वॉशरूम में फ़्रेश होने चला गया।
थोड़ी देर बाद जब मैं फ्रेश होकर बाहर आया तो कमरे में अब भी कोई नहीं था। मैंने अपना सर झटका और जल्दी जल्दी बाल वगैरह बनाकर बाहर आ गया, लेकिन सामने का मंजर मेरे लिए एक बार फिर हैरान कर देने वाला था। मेरी साली के चेहरे पर मुस्कान थी और वो मेरे लिए नाश्ता मेज़ पर सजा रही थी। मैं तो दंग रह गया, ये औरत इतनी हिम्मत वाली कैसे हो सकती है कि पति के मरने के अगले ही दिन नाश्ता भी बनाए और मुस्कुराए भी। उसी वक्त मेरी पत्नी अपने कमरे से बाहर आई। उसका चेहरा अजीब हो रहा था, बाल बिखरे हुए थे। वो सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे दीदी आप क्यों कर रही हो? मैं बना लेती हूँ, आप बैठ जाइए। जबकि मैं अपनी बीवी का ऐसा हाल देखकर लम्हे भर के लिए चौंक गया था। इसे क्या हो गया? तभी वो मुझे देखते हुए बोली, अरे आप भी दीदी को नहीं रोक रहे, मना करें उन्हें। मैं फ़ौरन होश में आया और हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, अरे आप बैठ जाए, मैं लगा देता हूँ नाश्ता। तभी मेरी साली अचानक रोने लगी, जब रहना ही यहाँ है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, इस तरह से तो कहीं भी रहा नहीं जाता। बेशक ये मेरी बहन का घर है, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत तो मुझे भी करनी होगी इस घर में जगह बनाने के लिए। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, ये क्या हो गया है और ये क्यों जगह बनाएगी? ये तो चंद दिनों की मेहमान है। मेरी पत्नी फ़ौरन बोली, अरे दीदी ये आपका घर है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जगह बनाने की। इधर आइए, आप यहाँ बैठिए। उसने अपनी कुर्सी पर अपनी बहन को बिठाया, जबकि मैं खामोशी से अपनी जगह पर आकर बैठ गया। और अब वही हमें नाश्ता दे रही थी और अपनी बहन से बातें भी कर रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक महसूस हो रही थी। न जाने क्यों मुझे एक अजीब सी बेचैनी हुई थी। मैं उसे देखते हुए बोला, आप बहुत ही हिम्मत वाली औरत है जो आपने इतनी जल्दी समझौता कर लिया, वरना औरतें तो इतनी जल्दी इतने बड़े दुख से संभल नहीं पाती। मैं ये बात जानबूझकर कर रहा था जब मेरी बीवी फ़ौरन बोल पड़ी, पारस साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप दीदी को हौसला देने के बजाय उनका हौसला तोड़ रहे हैं। वो अचानक मुझसे उलझने लगी, जबकि मैंने सिर को ना में हिलाया और अपनी पत्नी को देखते हुए बोला, मैं तुम्हारी दीदी की तारीफ़ कर रहा हूँ। अभी मैं कुछ और कहता उससे पहले ही मेरी बीवी गुस्से में बोल पड़ी, ये तारीफ़ करना नहीं बल्कि तंज कसना होगा। एक तो वो आपके लिए नाश्ता तैयार कर रही है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं हैरानी से अपनी बीवी को देखने लगा, इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही थी। मैं फ़ौरन बोला, नहीं रागनी तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मेरे कहने का मतलब। अभी मैं अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही मेरी साली बोल पड़ी, कोई बात नहीं, ये तो दुनिया है रागनी, यहाँ तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। हाँ मैं बहुत जल्दी संभल गई हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बहन का साथ जो मिल गया है। उसने मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर बहुत ही मोहब्बत से ये बात कही थी, तो मैं खामोश हो गया। लम्हे भर के लिए मुझे भी अपने लहजे का एहसास हुआ। मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। वाकई वो अभी बहुत ज़्यादा दुख में थी, उन्हें मेरी छोटी से छोटी बात भी बुरी लग सकती थी। मैंने माफ़ी मांगकर अपनी जगह से उठने का इरादा किया, तभी मेरी साली ने फ़ौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे देखते हुए बोली, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और प्लीज़ नाश्ता करके जाइए, इस तरह से भूखे पेट जाकर परेशान होते रहेंगे। ऐसी बात मेरी पत्नी को कहनी चाहिए थी, मगर वो बिल्कुल ही खामोश सी खड़ी थी और तमाशा देख रही थी। मैंने सिर को ना में हिलाया और साली को देखते हुए बोला, नहीं मैं ऑफिस जाकर कुछ खा लूँगा, वैसे भी सुबह में सिर्फ कॉफ़ी पीता हूँ, आप लोग नाश्ता करें। ये कहकर मैं रुका नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मेरी पत्नी ने कुछ कहा और कुछ मेरे मुंह से भी निकल गया, और मैं सुबह सुबह ये तमाशा नहीं चाहता था। मगर न जाने क्यों आज घर से निकलते वक्त मेरा दिल बहुत ही बोझल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि मैं दिल ही दिल में खुश भी था कि चलो अच्छा है, रोज़ रोज़ का मातम नहीं होगा और ना ही देखना पड़ेगा। जल्द से जल्द ये मामला ख़त्म हो जाएगा। मेरा उनसे कोई खूनी रिश्ता नहीं था, बल्कि सिर्फ अपनी बीवी के ज़रिए उन लोगों से रिश्ता था, इसलिए मुझे उनके दुख का ज़्यादा एहसास भी नहीं होना था। दिन मामूल के मुताबिक ही गुजरा था। मैं रात को घर देर से पहुंचा था। मैंने दरवाजे पर डोर बेल बजाई तो दरवाज़ा मेरी पत्नी के बजाय मेरी साली ने खोला था, जो उस वक्त सफ़ेद जोड़े में थी और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान सजाए खड़ी थी। मुझे देखकर उसने फ़ौरन ही मेरे हाथ में मौजूद लैपटॉप का बैग ले लिया। मैं शर्मिंदा होते हुए बोला, अरे आप रहने दीजिए, मैं रख दूँगा। और रागनी कहाँ है?
वो बहुत ही अजीब अंदाज में बोली, रागनी तो खाना खाकर सो गई है। मैंने हैरत से अपनी साली की तरफ देखा कि रागनी मेरे आने से पहले कैसे सो गई। वो फ़ौरन बोली, हैरान मत होइए, मैंने ही उसे कहा कि तुम आराम कर लो, सुबह से वो काम में बिजी थी। खैर, मैं आपको खाना निकाल देती हूँ और आप मुँह हाथ धो लीजिए। मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था क्योंकि रागनी ने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया था, और ऐसे वक्त में जब उसकी बहन को आराम की ज़रूरत थी तो वो खुद आराम कर रही थी। मगर मैंने अपना सर झटक दिया। सुबह से ही मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मैं खामोशी से गेस्ट रूम वाले कमरे में गया, वहाँ जाकर मुंह हाथ धोया और बाहर आया तो मेरी साली मेरे लिए खाना लगा रही थी। मैं खामोशी से जाकर सरबराही कुर्सी पर बैठ गया। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। वो मेरे बिल्कुल बराबर वाली कुर्सी पर बैठी मुझसे बातें कर रही थी। आज का दिन कैसा गुजरा, सुबह के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरी वजह से तुम्हारे और रागनी के बीच बात बिगड़ गई। जब मैं फ़ौरन बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसे गलत फहमी हो रही थी और मेरा भी अंदाज़ थोड़ा गलत था। मुझे इस तरह आपको नहीं बोलना चाहिए था। खैर, आप भी खाना खाइए, इतना वक्त हो चुका है, आपने कुछ खाया नहीं। जब वो फ़ौरन बोली, हाँ, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी, मैंने यही सोचा था कि हम दोनों साथ में ही खाना खा लेंगे। उसका अंदाज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगातार अपनी बीवी की फ़िक्र हो रही थी। मैं बार बार अपने बेडरूम की तरफ देख रहा था। मैंने मुश्किल से आधी रोटी खाई, फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरे खड़े होते ही वो भी अपनी जगह से उठ गई और मुझे देखते हुए बोली, क्या हुआ, खाना खाओ। जब मैंने फ़ौरन बहाने बनाते हुए कहा, नहीं, बस मैंने खा लिया, अब मैं आराम करना चाहता हूँ, आप भी खाना ख़त्म करके आराम कर लीजिएगा। ये बोलकर मैं ठहरा नहीं और अपने कमरे में चला गया। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। बार बार मुझे रागनी का ख्याल आ रहा था। वो इतनी जल्दी कैसे सो सकती है। अक्सर मैं 5 बजे आ जाता था, लेकिन आज इत्तेफाक से मुझे 10 बज गए थे। मगर ऑफिस से ही मैंने रागनी को मैसेज कर दिया था कि मुझे वक्त लग जाएगा, मेरा इंतज़ार कर लेना। मगर आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वो सो गई थी और ये बात मुझे बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही थी। मैं बिस्तर पर बैठा यही सब सोच रहा था जब अचानक मेरी साली ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर कदम रखा। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था। उस वक्त मुझे वाकई कॉफ़ी की बहुत ही तलब महसूस हो रही थी, लेकिन मेरी बीवी के सोने की वजह से मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरी तरफ कॉफ़ी का कप बढ़ाते हुए बोली, मुझे पता है तुम खाने के बाद कॉफ़ी पीते हो, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे लिए कॉफ़ी तैयार कर दी थी। वो मुस्कुराते हुए बिस्तर पर ही बैठ गई। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा और खामोशी से शुक्रिया कहकर कॉफ़ी ले ली। वो मुझे देखते हुए बोली, वैसे तुम सुबह कितने बजे ऑफिस जाओगे और क्या अब रोज़ ही 10 बजे वापस आया करोगे? वो बात से बात निकालने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुझे घबराहट हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था, वरना उसके विधवा होने से पहले हम दोनों साथ बैठते थे, देर रात तक बातें करते थे, हंसी मजाक होता था। अक्सर मेरी बीवी जल्दी सो जाती थी, फिर भी मैं अपनी साली के साथ गप्पे लड़ाता रहता था। लेकिन आज न जाने क्यों मुझे एक अजीब सी शर्म महसूस हो रही थी। एक अजीब सा ख्याल बार बार जकड़ रहा था कि अगर मेरी पत्नी ने मुझे इस वक्त अब उसके साथ देख लिया तो न जाने क्या सोचेगी, और उसका अंदाज भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मगर वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी कोई बात निकाल लेती तो कभी कोई। रात के 12 बजते ही मैंने 2 टूक अंदाज में कहा, आप आराम कर लीजिए क्योंकि मैं भी अब सोना चाहता हूँ, सुबह ऑफिस है और मुझे जल्दी उठना होगा। वो झट से बोली, मुझे आपका टाइम बता दीजिए, मैं आपको वक्त से पहले उठा दूँगी, आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र करनी नहीं है। मैंने एक नज़र अपनी साली पर डाली और सर ना में हिलाते हुए कहा, आप जाइए आराम करें, मैं अलार्म लगा लूँगा, अब मुझे थकान हो रही है। और मैं ये कहते ही अपने पैरों को सीधा कर चुका था और नज़रें भी फेर ली थी ताकि वो वाकई चली जाए। थोड़ी देर तक वो वहीं पर बैठी रही और फिर मेरी कॉफ़ी का कप उठाकर बाहर चली गई। मैंने चैन का सांस लिया। मुझे रागनी पर अब गुस्सा आ रहा था। उसकी ये बेवकूफ़ी थी कि वो आज सो गई थी और उसे अभी भी नहीं सोना चाहिए था। फ़िलहाल मैंने अपना सर झटका और चुपचाप आंखें मूंद कर लेट गया। आज मैं वाकई बहुत ही थक चुका था। इतनी थकान मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, वरना अक्सर मैं दिन रात काम करता था, फिर भी मेरा जिस्म चुस्त रहता था। अभी मुझे सोए हुए कुछ देर ही हुई थी कि मुझे फिर अपने पैरों पर कुछ अजीब सा सरसराता महसूस हुआ।
मैं गहरी नींद में था, मगर इतनी ज़्यादा सरफराहट हो रही थी कि मेरी आँख फ़ौरन खुल गई। मैंने फ़ौरन अपने पैरों की तरफ देखा, मगर वहाँ कुछ भी गैर मामूली नहीं था। मैं फ़ौरन अपनी जगह से उठकर बैठ गया। कल भी इसी वक्त मेरे साथ ये वाक़या पेश आया था और आज भी वही सब हो रहा था। मुझे उलझन सी होने लगी थी। मैंने अपने पैर समेट लिए और एक बार फिर आंखें बंद कर ली। कुछ लम्हे गुजरे थे कि फिर से मेरे पैरों पर वही सरसराहट शुरू हो गई। इस बार तो मैं झुंझला कर खड़ा हो गया। ये क्या मुसीबत है? मेरी नींद बेवजह ख़राब हो रही है। मैं कमरे से बाहर आ गया था, मगर अगले ही लम्हे मेरी चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि मेरी साली बिल्कुल सामने ही सोफ़े पर सो रही थी। उसे इस तरह देखकर मेरी तो जान ही सूख गई थी। मैं फ़ौरन उसके पास गया, उसका कंधा पकड़ कर हिलाया तो वो तुरंत जाग गई और खुश होकर बोली, क्या हुआ, क्यों जगाया? कुछ चाहिए क्या आपको? उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो खिल उठा हो। मैं फ़ौरन बोला, नहीं, मुझे कुछ क्यों चाहिए होगा, पर यह बताइए 3 बजे आप क्या कर रही है? आपको तो कमरे के अंदर आराम करना चाहिए। मेरी बात सुनकर वह फ़ौरन बोली, अरे आपकी बीवी ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है। अब मैडम बहुत ही गहरी नींद में है, इसलिए मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा और यहीं पर लेट गई। मैं तुरंत बोला, तो आप मेरे पास आ जाती। आप गेस्ट रूम में सो जाइए, मैं यहाँ सो जाता हूँ। आप इस तरह खुद को परेशान मत कीजिए, वैसे भी आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने फीकी सी मुस्कान दी और सर ना में हिलाते हुए बोली, मैं अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती। आप दोनों पति पत्नी का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने घर में जगह दे दी है। खैर आप जाइए, आराम करिए, सुबह ऑफिस भी जाना होगा। वो न जाने क्यों बहुत ही उदास थी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। एक लम्हे के लिए मुझे उस औरत पर तरस आ गया। जवानी में ही विधवा हो गई, कितनी खुशहाल ज़िंदगी थी उसकी अपने पति के साथ, और अब कैसी तन्हा ज़िंदगी जी रही थी। मैंने सिर ना में हिला दिया और उसके पास ही बैठकर बोला, ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। आपने खुद को संभाल लिया, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए आप नहीं रो रही, लेकिन मुझे मालूम है कि आप अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। मगर हिम्मत रखने में खुदा आपकी मदद ज़रूर करेगा। और रही मेरे घर में रहने की बात, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये कोई पराया घर है, बल्कि आपकी बहन का घर है, आपके भाई का घर है। आप यहाँ खुश होकर रह सकती है। मेरी ये बात सुनकर उसने झटके से मेरी तरफ देखा और सर ना में हिलाते हुए बोली, भाई का नहीं, बहनोई का। वो मुस्कुराते हुए मेरी बात ठीक कर रही थी, मगर मुझे उसका ये अंदाज़ कुछ अजीब लग रहा था। पर मैंने सर झटक दिया और मुस्कुराते हुए बोला, बहनोई भी भाई की जगह ही होते हैं, बस आप मुझे अपना बड़ा भाई ही समझिए। ये कहते हुए मैंने ममता के उसके सर पर हाथ रखा तो उसके चेहरे की मुस्कान अचानक खो गई। वो सर झुका कर बैठ गई। मैंने एक नज़र उसके चेहरे की तरफ डाली और अपनी जगह से खड़ा हो गया। चलिए आप यहाँ आराम कर लीजिए, मैं भी अंदर जाकर लेट जाता हूँ। ये कहते ही मैं अंदर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट गायब होते देख मुझे न जाने क्यों घबराहट सी महसूस हुई। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। अगली सुबह भी मेरी साली ने ही मुझे जगाया और उसने ही मेरे लिए नाश्ता बनाया। जब मेरी बीवी कमरे से बाहर आई तो कल की तरह उसका चेहरा जर्द पड़ रहा था, बाल भी बिखरे हुए थे। ये सब देखकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। जब वो मेरे साथ सोती थी तो बिल्कुल नॉर्मल होती थी, मगर 2 दिनों से उसकी ये हालत देखकर न जाने क्यों मुझे एक अजीब सा शक होने लगा था। और फिर ऊपर से मुझे मेरी विधवा साली का अंदाज़ भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने अपना सर झटक दिया और अपने काम पर चला गया। दिन अपनी रफ्तार से गुजर चुका था। रात को जब मैं घर वापस लौटा तो मेरी साली ने ही दरवाज़ा खोला। मैंने रागनी का पूछा तो उसने बताया कि वो सो चुकी है। इस बार मुझे बहुत ही अजीब लगा, इसलिए मैंने अपनी साली को देखते हुए कहा, आप जाइए और रागनी को उठाइए, उसे कहिए कि मुझे खाना निकाल कर दे। मेरा लहजा अचानक बहुत ही सख्त हो गया था, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी से ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। 1 दिन हो सकता है, लेकिन 2 दिन लगातार ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। भला वो औरत मेरा काम क्यों करे? मेरी पत्नी रागनी थी, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो मेरी सेवा करे, मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखे। मेरी साली तुरंत बोली, अरे नहीं, उन्हें सोने दो, मैं खाना दे देती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही तो जाग रही हूँ, आओ बैठो। उसने अचानक ही मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे डाइनिंग टेबल पर ले गई। न जाने उसमें ऐसी क्या कशिश थी कि मैं इनकार नहीं कर पाया।
मैं चुपचाप बैठ गया। मुस्कुराते हुए उसने मेरे आगे खाना परोसा और चुपचाप खाने बैठ गया। दिल बहुत ही ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मगर मैंने उस एहसास को नज़रअंदाज कर दिया। जब मेरी बीवी को ही मेरी परवाह नहीं, तो फिर दूसरे तो अपनी जगह बनाते ही है। समय धीरे धीरे बीतता गया, मगर न जाने क्यों अब मुझे बहुत ही कुछ अजीब लगने लगा था। मैंने एक बात बहुत ही गहराई से महसूस की थी कि मेरी बीवी का रवैया मेरे साथ दिन पर दिन सख्त होता जा रहा था। वो बहुत ही गुस्से में रहने लगी थी, हद से ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई थी। यही वजह थी कि मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने उससे पूछा भी तो उसने कह दिया, बस आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती। मगर न जाने क्यों मुझे उसकी तबीयत ख़राब होने की असली वजह अपनी साली लग रही थी। उसे मेरे घर आए हुए 1.5 हफ्ता हो चुका था और इस पूरे समय में वही मेरी पत्नी के कमरे में सो रही थी। अब मुझे भी अपनी बीवी के करीब जाने की चाहत होने लगी थी, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो विधवा थी और उसे विधवा हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। इसलिए मैं अपनी बीवी से ऐसा कोई हक मांग भी नहीं सकता था। इस 1.5 हफ्ते में मेरे और रागनी के बीच ढंग से बातचीत तक नहीं हुई थी, जबकि हम दोनों पति पत्नी कभी एक दूसरे से दूर नहीं रहते थे। मेरी पत्नी हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, मगर अब वो ज़रूरत से ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुकी थी। आज ऑफिस से मेरा काम जल्दी पूरा हो गया तो मैं 5 बजे ही घर पर आ गया। दरवाज़ा मेरी बीवी ने खोला। शायद उसे लगा था कि कोई और आया है, मगर मुझे देखकर उसकी हंसी अचानक ही गायब हो गई। उसने मुझे अजनबी नज़रों से देखा और अचानक पूछ बैठी, आप कौन? कोई काम था? मैं पल भर के लिए हैरान रह गया। क्या उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है जो अपने ही शौहर से पूछ रही है कि कौन? मैंने उसे गौर से देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी मोहब्बत हूँ, और कौन हूँ? तभी उसने अचानक अपना सिर पकड़ लिया और बोली, अरे मेरे दिमाग से निकल गया। उसका ये अंदाज मुझे खटकने पर मजबूर कर चुका था। मैं उसे हैरानी से देख रहा था कि वो क्या बोल रही है। उसने मेरे हाथ से लैपटॉप लिया और मुझे अंदर ले आई। तभी मेरी साली मेरे बेडरूम से बाहर आई और सवालिया अंदाज में बोली, कौन आया है रागनी? फिर मुझे देखकर अचानक बिल्कुल चुप हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया हो। आंखों की पुतलियाँ पूरी तरह फैल गई थी। मैं उसका ये अजीब बर्ताव देखकर थोड़ा परेशान हो गया। तभी रागनी अपनी बहन की तरफ देखकर बोली, अरे आपके जीजा जी आए हैं, चलिए आप दोनों बैठिए, मैं जल्दी से चाय बना लाती हूँ, फिर हम तीनों साथ बैठकर चाय पिएंगे। कितने दिन हो गए एक साथ वक्त नहीं बिताया। ये कहते ही वे किचन में चली गई थी, जबकि मेरी साली तो बिना कोई जवाब दिए ही कमरे में बंद हो चुकी थी। मुझे अपनी साली का ये रवैया थोड़ा अजीब लगा था, वरना रोज़ाना तो जब मैं लेट आ रहा था तो वह मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती थी। खाना अपने हाथ से निकाल कर देती थी, कॉफ़ी बना कर पिलाती थी, ढेरों सारी बातें करती थी और बहुत ही अब मुझे देखकर इस तरह से अजनबी अंदाज उन्होंने अपनाया था कि मैं तो दंग रह गया था। मगर फ़िलहाल मैंने अपना सिर झटक दिया था कि अच्छा ही है वो खुद ही कमरे के अंदर चली गई। अब मुझे थोड़ी देर अपनी बीवी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना मिल सकता है। मैं वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही 3 कप में चाय बना कर ले आई और अपनी बहन को ना देखते हुए तुरंत बोली, दीदी बाहर नहीं आई? मैंने सिर ना में हिलाया था। जैसे ही वे ये कहकर कमरे के अंदर जाने लगी कि मैं बुला कर लाती हूँ, तो मैंने उसका हाथ थाम लिया था और अपने पास बिठाकर उसके माथे पर एक बहुत ही मोहब्बत भरा प्यार किया था और उसके बाद उसके बाल संवारते हुए बोला था, थोड़ा बहुत ही हमें वक्त भी दिया करो, 1.5 हफ्ते से आपकी गुर्बत को तरस रहे हैं। लेकिन बेगम साहिबा, आपको तो बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं है। मेरी ये बात सुनकर उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों के प्याले में थामा था। मेरे गाल पर अपने होठों रखते हुए बोली, आपकी गुर्बत को तो हम भी तरस रहे हैं, मगर अभी दीदी का ख्याल करना हम पर लाजिम है। अगर हम ही दीदी का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर उनका ख्याल कौन करेगा? मम्मी भी बोल रही थी कि वो भी आएगी और दीदी को लेकर जाएगी, मगर दीदी ने मना कर दिया कि वो यहाँ ठीक है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि मेरी बहन का दिल लग गया है। मुझे ये भी एक साथी का सहारा हो चुका है, वरना आप तो इतनी देर से आते थे कि मैं सो ही जाती हूँ। अपनी बीवी की मौजूदगी में मैंने खुलकर सांस लिया था। इतने दिन हो गए थे वे मेरे पास नहीं बैठी थी, मैंने उसकी ये बातें नहीं सुनी थी, उसकी मोहब्बत भरा लम्हा महसूस नहीं किया था। मैंने तुरंत ही उसे अपने सीने से लगा लिया था।
तभी उसी वक्त मेरी साली लाउंज में आ गई थी और मेरी बीवी एक झटके से मुझसे दूर हो गई। मैं बुरी तरह से घबरा गया था और तुरंत ही चाय का कप उठाकर होठों से लगा लिया था। वे मुझे देखते हुए बोली थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतनी जल्दी आ जाएगी। खैर अच्छा लगा, चलिए चाय पी लेते हैं। ये कहते ही वे मेरे बिल्कुल बराबर में आकर बैठ गई थी, जबकि मेरी बीवी दूसरे सोफे पर मुस्कुराकर हमें ही देख रही थी। मुझे उसका यूँ अंदाज़ बहुत ही अजीब लगा था। अगर मैंने चुप रहने में आफियत जानी थी, मैंने जल्दी जल्दी चाय पी थी और अपने गेस्ट रूम में चला गया था, जहाँ आजकल मेरा बसेरा था। मगर आज न जाने क्यों मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ था। मेरे घर के अंदर आना और मेरी साली का जो रिएक्शन देना मुझे न जाने क्यों खतरे की संकेत लग रहा था। मेरी बीवी का दिन ब दिन कमज़ोर हो जाना, और आज जब वो मेरे पास बैठी तो उसका मुझे वे वज़न ही नहीं लग रहा था जो उसका हुआ करता था। उसका चेहरा जल्दी माइल हो गया था, आंखों के नीचे हल्के से निशान लगाने शुरू हो गए थे, बाल हर वक्त बिखरे रहते थे। मेरी बीवी हर वक्त सजी सवरी रहती थी, लेकिन अब तो उसके रंग ढंग ही बदल गए थे। न जाने क्यों मुझे आज बहुत ही ज़्यादा बेचैनी ने घेर रखा था। आज जल्दी आने का एक फ़ायदा हुआ था कि मेरी बीवी कुछ देर मेरे पास बैठ गई थी। मुझे तो उसकी हालत का अच्छे से अंदाज़ा हो गया था। न जाने क्यों इन सब चीज़ों के पीछे मुझे अपनी साली का हाथ लग रहा था। और सुबह उठना और उसके बाल बिखरे हो, और फिर मेरी साली के चेहरे पर एक अजीब सी चमक होना, चेहरे पर मुस्कुराहट कहाँ जाना, हालांकि शौहर को सिर्फ एक दिन हुआ था। ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल सकता था, ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तकरीबन रात के 2 बजे मैं कुछ सोचकर अपनी जगह से खड़ा हो गया था। मैंने यही सोचा कि देखूँ एक दफ़ा कि वे दोनों कमरे में रात को करती क्या है। 1.5 हफ्ता हो गया है। मेरी साली को चाहिए था कि वे गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाती, और मेरी बीवी को भी चाहिए था कि वे अपनी बहन को ऐसा करने के लिए कहती, मगर ऐसा नहीं हुआ था। मैं बहुत ही शार्प दिमाग का इंसान था। छोटी सी बात मुझे फ़ौरन ही भाप लेता था। यही वजह थी कि मुझे कुछ दाल में कुछ काला लग रहा था, इसलिए मैं कमरे से बाहर आ गया था। मैं जानता था ये गैर हकीकत हरकत है, लड़कियों के कमरे में झांकना बुरी बात है, मगर कमरे के अंदर एक लड़की मेरी बीवी थी, मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी शरीक हयात थी। मैं इस तरह उसको बयारो मददगार नहीं छोड़ सकता था। और फिर उसकी तबीयत का इतना गिर जाना, आंखों के नीचे हल्के निशान आना, वे जो हर वक्त सजी सवरी रहती थी, इस तरह से बेरौनक हो जाना, मुझे कुछ गलत लग रहा था। और कहते हैं ना, जब किसी चीज़ के बारे में आपको शुरू से ही घबराहट हो रही हो तो कुछ गड़बड़ तो होती है, और ऐसा ही हुआ था। मैंने जैसे ही खिड़की से पर्दा हटाकर अंदर की तरफ देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान मेरे सिर पर आ गिरा हो। मेरी साली नीचे ज़मीन पर एक दायरा बनाकर बैठी थी, उसमें कोई दिए जल रहे थे, और एक गुड़िया भी मौजूद थी, यानी वे मेरी बीवी पर काला जादू कर रही थी। और इन सब के बीच मेरी बीवी बालों के आगे किए हुई बैठी थी। यकीनन मेरी साली इस पर ही काला जादू कर रही थी। मैंने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोल दिया था और गुस्से से दहाड़ा था, ये तुम क्या कर रही हो और ये क्या हो रहा है? मेरी आवाज़ इतनी ज़ोर थी कि वे दोनों ही होश में आ गई थी, जबकि मेरी बीवी तो ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। वे बुरी तरह से सहम चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे वे किसी गहरे सदमे में होश से आई हो, और फिर वे भागते हुए मेरे सीने से लग गई थी, जबकि मेरी साली बुरी तरह से हड़बड़ा चुकी थी। और जब मैंने गुस्से से आकर उसका बाजू पकड़ा और उससे पूछा कि ये क्या हरकत है, तो फिर जो बात उसने बताई वे सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी कि वे शादी वाले दिन से ही मुझे पसंद करती है। जिस दिन मेरा रिश्ता रागनी के लिए आया था, उसी दिन उसने मुझे अपने लिए पसंद कर लिया था, मगर उसकी शादी पहले ही किसी और से तय हो चुकी थी और रागनी की शादी मुझसे तय हो गई थी। ये बात थी कि मेरी साली मुझे बहुत ही ध्यान देती थी, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वे इस हद तक गुजर जाएगी। अपने पति का कत्ल करने वाली भी वही थी, और अब मेरी बीवी को भी ख़त्म करने वाली वही थी। यानी उसकी ये हालत करके वह उसे इस हाल में पहुंचा देती कि मैं उसे छोड़ देता। मगर वक्त पे ही मैं होश की दुनिया में आ गया था और अपनी बीवी को बचा लिया था।
मैंने रातों रात ही अपनी साली को अपने घर से रवाना कर दिया था और अपनी पत्नी को लेकर दूसरे शहर चला गया था, क्योंकि मैं ऐसा कोई कदम उठाना ही नहीं चाहता था जिससे मेरी पत्नी तकलीफ़ में आए। क्योंकि अगर कोई औरत इस हद तक पागल हो सकती है कि वह किसी को हासिल करने के लिए अपने पति को मारती और फिर अपनी बहन तक को ना बख्शे, तो वह औरत कुछ भी कर सकती है। इसलिए मैं मंजर आम पर आना ही नहीं चाहता था। और कहते हैं ना, ऐसे लोगों का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। करीब 1 महीने बाद मुझे तक सूचना पहुंचाई गई थी कि मेरी साली ने पागल होकर खुदकुशी कर ली है। मेरी बीवी उस वक्त बहुत रोई थी, मगर मैंने उसे संभाल लिया था कि ऐसे नासुर दुनिया में ना ही रहे तो बेहतर होता है। मगर मैं बेहद अफसोस करता हूँ कि जिस इंसान का हम दुख बांटना चाह रहे थे वही हम दोनों मियाँ बीवी को अलग कर रहा था। भगवान का शुक्र है कि मेरी रागनी अब सही सलामत है और मेरे पास है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।